इस प्रांतीय स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान के बहुत ही सम्मानित राज्यपाल माननीय श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय चौधरी भागीरथ जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा राजस्थान माननीय श्री मदन राठौड़ जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेशाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान आदरणीय कैलाश चौधरी जी, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और सभी अन्नदाता, किसान भाइयों और बहनों और पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और माननीय श्री कैलाश चौधरी जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पूरे प्रदेश के प्रगतिशील किसान और भाई बहनों का इस भीषण गर्मी में, जिसमें आप स्टीम बाथ ले रहे हैं, इसकी चिंता न करें। आप तो किसान हैं, धरती माँ की छाती को चीरकर अन्न पैदा करते हैं, लोगों का पेट भरते हैं। इस देश में किसान का स्थान सर्वोपरि रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो राजस्थान की धरती पर लंबे समय तक रहे, उन्होंने किसान को राजाओं का भी राजा कहा है। और किसान राजाओं का भी राजा क्यों है? क्योंकि ये वो व्यक्तित्व है जो प्राणी मात्र का पेट भरता है। किसान के खेत में पक्षी भी पेट भरते हैं, पशु भी लाभ उठा जाते हैं और मनुष्यों का तो पेट भरता ही है। और किसान का धन सबसे ज़्यादा मेहनत का धन होता है। जैसा कैलाश भाई ने कहा, इस देश में एक कहावत होती थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट चाकरी। नौकरी तो तीसरे नंबर पे थी। अब ये उत्तम खेती क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि किसान खेत में जो भी कमाता है वो अपनी मेहनत से कमाता है, पसीना बहाता है, रात और दिन तपस्या करता है, और जो पैदा करता है वो भी सबके लिए दे देता है। यह उत्तम विचार केवल किसान में है। तो भाई और बहनों, आज मैं आपके बीच में एक निवेदन करूंगा कि आपने बड़े ध्यान से कुछ बातों को सुनोगे तो इस गर्मी में आए हो तो लाभ मिलेगा। अब मैं भाषण नहीं दूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। हाँ ना में आपने मेरे साथ जुड़ना है ताकि एक एक बात आपकी समझ में आनी चाहिए। मेरा पहला प्रश्न, आप प्राकृतिक खेती इसलिए करने से बचते हो कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। हाँ या ना? ईमानदारी से बताओ। हाँ, ऐसे बोलो मेरे साथ, तब मैं समझूंगा कि आज कैलाश भाई ने कमजोर विद्यार्थी नहीं, बड़े प्रबुद्ध विद्यार्थी बुलाए हैं। आजीवन में बच्चे पढ़ाता रहूं, अब क्लास चलेगी। भाषण देकर चला जाऊंगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं वो प्रैक्टिकल बात करूंगा जो आपकी एक एक समझ में आएगी, और वो
मैं भाषण के लिए नहीं, अपितु मैं खुद किसान हूँ। किसान के घर में मेरा जन्म हुआ है। मैंने हल भी चलाया और अब भी चलाता हूँ। मैं अपनी गाय का दूध और किसानों की गाय का दूध आज भी निकालता हूँ। आज भी कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में 180 एकड़ में मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, जिसमें एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड का मैं प्रयोग नहीं करता और उत्पादन रासायनिक वालों से ज़्यादा लेता हूँ। इसलिए मैं जो कहूँगा वो प्रैक्टिकल होगा और आपकी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो मैंने पहली बात कही कि आप प्राकृतिक खेती से इसलिए डरते हो कि यूरिया, डीएपी नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा और हम घाटे में चले जाएंगे। ये आपकी समस्या है। अब इसका ध्यान सुनिए। एक है जैविक खेती और दूसरी है प्राकृतिक खेती। अंग्रेजी में पहली वाली को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं और प्राकृतिक खेती को नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। अब आप इसके भेद को समझ नहीं पा रहे। आज साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक भी नहीं समझते। बहुत लोगों को नहीं पता कि आपका भय किस कारण है। आप प्राकृतिक खेती को जैविक खेती माने बैठे हैं और जैविक खेती का प्रचार भारत सरकार पिछले 30-40 सालों से कर रही है। प्रदेश सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन जैविक खेती के मॉडल हम देश में नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि उसमें उत्पादन पूरा नहीं मिलता, उसमें मेहनत भी कम नहीं होती, उसकी बीमारियों का भी कंट्रोल नहीं होता और उसमें हमारे को लाभ नहीं मिला। इसलिए आप प्राकृतिक खेती को जैविक खेती मान करके इससे भयभीत हैं। अब जैविक खेती क्या है पहले इसको समझो आप, जिसका प्रचार करते रहे, जिस कारण आप डरते हैं। और पिछले दिनों हमारे देश के बहुत से साइंटिस्ट ने भी एक दुष्प्रचार किया कि यदि आप ये जहर रहित खेती करोगे तो ऐसे देश भूखा मरेगा जैसे श्रीलंका में हो गया। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए, लेकिन ये इसलिए दिए गए कि वो प्राकृतिक खेती को समझ ही नहीं पा रहे। पहले जैविक खेती क्या है इसको अच्छी तरह समझो। नंबर 1, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है जो मैं बोलता हूँ, ये कृषि वैज्ञानिक की रिपोर्ट्स हैं। एक है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में। वहाँ के साइंटिस्ट प्रति वर्ष किसानों के लिए सिफारिशें नाम से छोटी सी पत्रिकाएं निकालते हैं। वो मैंने पढ़ी तो उसमें क्या लिखा था, कृषि वैज्ञानिकों ने खोज की कि भारत देश में लोगों का पेट भरने के लिए 2 फसलें सबसे बड़ा योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक चावल। बोलिए हाँ या ना? गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा देश में लोगों का पेट भरने के काम आते हैं। और इन दोनों ही फसलों का यदि भरपूर प्रति एकड़ पैदावार लेनी है तो भरपूर पैदावार लेने के लिए 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। कितना चाहिए भाई? बोलो, कमजोर विद्यार्थी मत बनो। 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो उसके लिए 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे? बाजार में जाओगे, यूरिया का एक कट्टा खरीदो और अपने 1 एकड़ में 1-1.5 महीने के अंतर से 3-4 बार उसे छिड़क दो। 60 किलो नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और उत्पादन भी पूरा मिल जाएगा। लेकिन यदि जैविक खेती में ऑर्गेनिक खेती में
60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना हो तो कैसे करोगे? अब इसको समझो ध्यान से। कृषि वैज्ञानिकों ने खोज की है, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। सुनो ध्यान से, समझ में आई? 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है और हमें कितना चाहिए? 60 किलो। तो इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन पूरा मिलेगा। अब मैं आप सब किसानों से एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आज देश में इतना पशुधन बचा है कि जो प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की भरपाई की जा सके? नहीं बचा। नंबर 2, यदि कोई किसान हिम्मत कर भी ले तो 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की पूर्ति के लिए कितने पशु चाहिए भाई लोगों? 40-50 एकड़ एक पशु, 40-50 किसान उन पशुओं को पालेगा, घर को पालेगा। इसका नाम है जैविक खेती। समझ में आ गई बात? इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगली बात, इतनी गोबर की खाद जिस खेत में पड़ेगी तो उसमें खरपतवार इतना पैदा होगा, सारा दिन खुरपा लेकर बैठे रहिए उसमें, आया ना? दूसरी बात, नंबर 3, इतनी गोबर की खाद जिस खेत में पड़ेगी उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 22 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। इसका नाम है जैविक खेती। अगली बात, किसान भाइयों, खेत में 2 तरह के कीटाणु वो हैं, जीव हैं, एक मित्र जीव और एक शत्रु जीव। खेत में जो शत्रु जीव होता है उसका भोजन मित्र जीव से डबल होता है क्योंकि वो ज्यादा बलवान होता है। जब इतनी गोबर की खाद खुली उनको मिलेगी तो वो ज्यादा बढ़ेंगे, मित्र कीट को खाएंगे और उसका परिणाम उस खेत की बीमारी नहीं जाएगी। बीमारी नहीं जाएगी तो उत्पादन भी पूरा नहीं मिलेगा। तो मोटे रूप में समझो इसका नाम जैविक खेती है। लेकिन प्राकृतिक खेती क्या, इसको ध्यान से सुनो आप। जैविक खेती समझ गए? तो आगे अगली बात, ये जैविक खेती भारत की नहीं है। इस देश में 1905 में डॉक्टर हार्वर्ड ब्रिटेन से अपनी पत्नी के साथ आए थे इस जैविक खेती को लेकर के, और वो इंदौर के महाराजा के व्यवस्था में रहे और इंदौर के महाराजा ने जैविक खेती का प्रचार के लिए उनकी मदद की। जब वो देश के किसानों के बीच में गए कई भागों में तो उन्होंने देखा कि भारत का किसान तो हमसे भी ज़्यादा जानता है, इसलिए कुछ समय के बाद वो वापस अपने देश में चले गए। क्यों जैविक खेती लाभकारी नहीं, इसको ध्यान से सुनिए कि इस जैविक खेती में जो केचुआ प्रयोग होता है वो भारत का है ही नहीं। वो केचुआ विदेश से लाया जाता है जो मरा सा है, पतला सा है, वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है, हैवी मेटल छोड़ता है और उसके द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें महीनों लग जाते हैं। उसमें गड्ढे बनाते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, फिर उस केचुए को छोड़ते हैं, वो 1.5-2 महीना उसको खाता है, फिर उसको छानते हैं, केचुआ ऊपर आता, नीचे का खाद जो उसने खाया उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। इसमें इतनी मेहनत लगती है कि उसमें किसान का कुछ बचता नहीं। तो ये जैविक शब्द जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है,
ये ब्रिटेन का व्यक्ति इस देश में दे करके गया था और उसको भारत सरकार, प्रदेश सरकारें आज भी चला रही हैं, लेकिन पूरे देश में उसके मॉडल नहीं बन पाए और उसी से भय खाता हुआ किसान प्राकृतिक खेती से भी डरा हुआ है। लेकिन प्राकृतिक खेती क्या है, जिसके लिए आज ये कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी, कैलाश भाई, प्रदेश सरकार ने रखी है। आपको इस भीषण गर्मी में बुलाया है तो इसको अच्छी तरह समझिए। गुजरात में, ये मेरे पास आंकड़े हैं, गुजरात में मैं 6 वर्ष से हूँ और मैंने वहाँ जाकर के अपने खेत में जो एक्सपेरिमेंट किए वो वहाँ किसानों की ट्रेनिंग मैंने चालू की। मैं गांव में जाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, रात को गांव के स्कूल में सोता हूँ, किसी वंचित दलित आदिवासी परिवार में सोता हूँ। ये नियमित हर 7वें दिन में जाता हूँ, हर 7वें दिन 2 दिन मेरे गांव में लगते हैं। तो उस आधार पर जो मेहनत हुई, इस समय गुजरात में 8.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, 8.5 लाख। और हमारे मॉडल फार्म 7,608 मॉडल फार्म हैं, जो किसान प्रति एकड़ 4 से 5 लाख, 3 से 5 लाख रुपया 1 एकड़ से कमाता प्राकृतिक खेती में। आप उस मॉडल में जा करके देख सकते हैं। और उसका परिणाम 2024-25 और 25-26 में गुजरात में, इसको ध्यान से सुनेंगे, 1,82,000 हेक्टेयर जमीन का रकबा बढ़ा है पिछले 1 साल में। और हमारा खाद यूरिया 33,500 मीट्रिक टन कम हुआ है। 33,500 मीट्रिक टन जितना हम डालते थे उसकी खपत में कमी आई। और जबकि 1,82,000 हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य बनाई गई। आप अनुमान लगाओ कि कितना बड़ा लोगों ने इसको अपनाया है। भाई लोगों, ये प्राकृतिक खेती क्या है? ईमानदारी से बोलिए, आप कभी जंगल में गए हैं? बोलो भाई किसानों, गए हैं। अच्छा, बोलना है, जंगल में यूरिया कौन देता है? जंगल में डीएपी कौन देता है? जंगल में गोबर की खाद कौन देता है? जंगल की जुताई कौन करता है? जंगल में पानी कौन देने जाता है? कोई नहीं जाता। और जंगल का हजारों तरह के पौधे, वनस्पतियां हरे भरे खड़े हैं। समय आने पर जंगल का पेड़ फल से लद जाता है। आप जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में लेके जाओ, उसमें फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि सभी तत्व भरपूर मात्रा में हैं। तो वहाँ वो कहाँ से आ गए भाई? बोलो, कहाँ से आए वो? अरे वो प्रकृति से आए, ईश्वरीय व्यवस्था से आए। और वो क्यों ठीक ठाक है? क्योंकि वहाँ हम जैसे समझदारों की पहुँच नहीं हुई है। जिस दिन हम वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ भी बंटा ढार होने का खतरा है। हम समझदारों का प्रवेश जंगल में नहीं है, इसलिए वहाँ सब ठीक ठाक है। अब और ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, ये जो हरित क्रांति आई ना देश को में 60 के दशक में, डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने उत्तर प्रदेश में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी पंतनगर, अब वो उत्तराखंड में चली गई, वहां से शुरू किया था। उनका कोई विरोध नहीं है, वो उस समय की मांग थी। हम अपने साइंटिस्ट स्वामीनाथन के आभारी हैं। उस समय देश भूखा मर रहा था। ये तरीका अपना करके उन्होंने देश को खाद्य दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन भाइयों किसानों, उस समय देश की भूखमरी का कारण
इस रासायनिक खेती से ही दूर हुआ हो, ये गलत भ्रम है। उस समय ध्यान करो, जो मेरे जैसी उम्र के बड़े लोग बैठे, उस समय देश आजाद हुआ था, अंग्रेज के अधीन थे, हम गुलाम थे। अंग्रेज ने न बिजली की व्यवस्था की, न नहरों की व्यवस्था की, न सड़कों की व्यवस्था दी। सारे देश में जंगल ही जंगल थे, बैलों से वो टूट नहीं पाते थे। मशीनरी आई, ट्रैक्टर आए, जंगल तोड़े गए, नहरें आई, बिजली आई, विस्तार हुआ जंगलों का। वो खेती भूमि उस समय की अपेक्षा आज 20 गुना ज्यादा हुई। तो जितनी भूमि ज्यादा हुई उतना अन्न का उत्पादन भी हुआ। उस जमाने में इन साधनों के अभाव में एक ही फसल लोग लेते थे, बाकी जमीन यूं ही पड़ी रहती थी। ये था भूखमरी का बहुत बड़ा कारण। लेकिन हरित क्रांति भी आई। उस समय सरकार ने नहरों का भी जाल बिछाया, गांव में बिजली भी चली गई, ट्यूबवेल भी लगे, कुएं की व्यवस्था हुई और हम खाद्य दृष्टि से आत्मनिर्भर हुए। इसके लिए किसान, साइंटिस्ट बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब आपने सुनना पड़ेगा, सुनना क्या पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिस समय स्वामीनाथन ने हरित क्रांति शुरू की, उन्होंने जो देश में जमीन बोता था ना किसान, उस धरती के ऑर्गेनिक कार्बन की जांच करवाई और क्या पाया? सारे देश के किसान की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। अर्थात जंगल की भूमि की तरह सारे देश के किसान की भूमि इतनी उपजाऊ थी। उसमें केचुए का भंडार था, उसमें सूक्ष्म जीवाणु का भंडार था, उसमें मित्र जीव का भंडार था। इसलिए स्वामीनाथन ने जो सिफारिश की ना, उस समय 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की थी। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन डाला जाता था और बम्पर पैदावार होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि धरती बहुत उपजाऊ थी। अभी जो बेटियों ने यहाँ पर एक नाटिका प्रस्तुत की हमारे बीच में, उन बेटियों ने धरती माँ की करुणा को सही अर्थों में हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। आपने और मैंने यदि समय रहते सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। हम खेती नहीं, पाप कर रहे हैं और इसका प्रमाण मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। भाई और बहनों, 2.5 एकड़ में स्वामीनाथन ने 13 किलो नाइट्रोजन की सिफारिश की और साथ में क्या कहा था कि भाई हम रासायनिक खेती की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के कृषि वैज्ञानिकों को समझना होगा कि अपनी परंपरागत खेती इसके साथ नहीं छोड़नी है। आप जो गोमूत्र, गोबर, कचरा डालते वो डालते रहना, उसको मत छोड़ना। लेकिन हम यूरिया आया, सरकारों ने उस पर बहुत सब्सिडी दी। हम इतने आलसी बनते चले गए कि गोबर की खाद छोड़ दी, अपनी परंपरागत कृषि छोड़ दी और यूरिया, डीएपी डालते डालते इतना डालना शुरू कर दिया, आज के दिन पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन, साइंटिस्ट की रिपोर्ट है ये जो मैं बता रहा हूं। और जितने किसान भाई यहां बैठे हो ना, आप कल जाकर अपनी धरती की मिट्टी का टेस्टिंग कराओ। मैं यहीं से बता रहा हूं, जितने आप में से रासायनिक खेती करते हैं, आप सबकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.345 से नीचे है। ये विनाश हुआ इस रासायनिक खेती से। आपकी जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था, आपकी जो धरती सोना थी, आज आपकी वो धरती बंजर हो चुकी है। होगी नहीं, हो चुकी है। यहां यदि कोई कृषि साइंटिस्ट बैठे हों
तो उनसे पूछ सकते हो। वो कहते हैं जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। और इसी का परिणाम है 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन से चले थे, अब आप ही बताओ 1 एकड़ में कितना डालते हो, बोलिए। क्यों भाई साहब? 1 एकड़ में 25 किलो, 10 गुना। आवाज आ रही है आपका आंकड़ा? अरे मैं हरियाणा से आता हूं भाई, पंजाब हरियाणा से। वहां 1 एकड़ में 1 साल में 3 फसल करते हैं, 13 कट्टे 13 थैले डालते हैं, 13 बोरे। 13 किलो की बजाय वो तो 13 किलो 2.5 एकड़ में था, और ये 13 कट्टे 1 एकड़ में है। ये विनाश नहीं होगा तो क्या बनेगा भाई? इतना जहर जब खेत में पड़ेगा तो इसका दुष्परिणाम समझो ध्यान से। आप पढ़े लिखे बड़े प्रबुद्ध लोग बुलाए चौधरी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसको और समझ लो जो कोई नहीं जानता। कोई बताता ही नहीं आपको कि आपके द्वारा कितना पाप किया जा रहा है। देखो जब यूरिया डीएपी यूं डालते हो ना आप खेत में, यूं ही छिड़कते हो ना, या यूं डालते हो, कैसे भी डालते हो, तो इस यूरिया में सबसे महत्वपूर्ण एक कंटेंट है, तत्व है, जिसका नाम है नाइट्रोजन। और किसान भाइयों वो नाइट्रोजन जब खेत में फेंकते हो तो उसमें से निकला हुआ नाइट्रोजन आकाश में जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आता है। जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो एक तीसरी गैस पैदा होती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और वो नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए, 312 गुना। जैविक खेती के गोबर से तो मीथेन जो निकलता वो 22 गुना खतरनाक है, लेकिन आप जो खेती यूरिया डीएपी की करते हो इससे ये पर्यावरण 312 गुना खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड से। और इस देश में करोड़ों टन यूरिया हम किसान फेंकते हैं। कितना नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करके हम आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। कितनी हमने पक्षियों की प्रजातियां नष्ट कर दी हैं, कितने जीव जंतु खत्म कर दिए हैं। केचुआ आपके खेत में बचा नहीं है जो आपके लिए वरदान था, आज ये विनाश। 1 नंबर 2, अब यूरिया डीएपी आप डालते हो तो कुछ तो हवा में जाकर नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, और दूसरा जब आप खेत में डालते तो 40% के लगभग हमारी फसलें उसको लेती हैं, और तने के द्वारा वो फलों में जाता है, तने के द्वारा वो सब्जी भाजी में जाता है, अनाजों में जाता है। और उनको कौन खाता बोलिए? हम सब खाते हैं। वो जहर उसमें से हमारे अंदर गया, और वो मंद जहर हमारे शरीर के ऑर्गन जो अंग हैं उनको डैमेज करता है। ये मंद जहर धीरे धीरे काम करता है, और उसका परिणाम अब आप बोलेंगे फिर दोबारा। ये जो बड़े बुजुर्ग हैं ना मेरी उम्र के, वो बताएंगे आज से 30-40 साल पहले, ईमानदारी से बताओ, कैंसर नाम की बीमारी को कोई जानता था भाई? हार्ट अटैक किसी ने सुना था? किसी ने डायबिटीज शुगर सुना था? किसी ने किडनी बदलवाई थी? किसी के पिताजी ने घुटने बदलवाए हों? आप सब लाइन में बैठे, किसी अस्पताल में चले जाओ। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, भटिंडा से रोज आपके राजस्थान बीकानेर में ट्रेन आती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। और बात भाइयों, एक छोटा बालक 8-9 साल का, उसने ना तो नशा किया, ना उसने शराब पी, ना उसने व्यसन किया, उसको भी कैंसर हो रहा है। इतने छोटे बालकों को भी डायबिटीज हो रही है।
इतने छोटे बच्चों की किडनी बदल रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि ये जहर सबके अंदर जा रहा है। शुरू में धरती माता भरी पड़ी थी ऑर्गेनिक कार्बन से, जैसे इन बच्चियों ने बताया, लेकिन आज वो निढाल हो गई। आज धरती माँ जवाब दे गई। आज उसमें हिम्मत नहीं बची है। आज वो इतनी जहरीली हमने बना दी है और उसका परिणाम आज सब बीमार हैं। कहाँ अस्पताल होते थे, कहाँ डॉक्टरों की फौज थी। 100 साल के हमारे बुजुर्ग जीते थे। आज अस्पतालों में जाओ, बेड नहीं मिलता। हमारे जो राजनेता, कितनी सिफारिशें तो इसी बात की आती हैं कि हमें बेड दिलवा दो। सब अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारों से। डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, बीमार उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। भाई बिना कारण के कार्य नहीं होता। कोई आदमी यूं कहे कि भाई बादल तो थे नहीं, बारिश बहुत हुई है, समझ माने की बात है। कोई आदमी यूं कहे कि भाई धुआं बहुत था पर आग बिल्कुल नहीं थी, नहीं मानी जाएगी ना बात। आग होगी तो धुआं होगा, बादल होगे तो वर्षा होगी। तो ये बीमारी कुछ तो कारण होगा। ये इतनी एकदम क्यों आ गई? ये बोतल लिए बैठे पानी की हम लिए फिरते हैं। 30 साल पहले किसी के हाथ में पानी की बोतल देखी थी भाई? कहीं भी पी लेते थे। ये क्यों लेनी पड़ गई? कुछ तो नाइट्रस ऑक्साइड बन गई जहर की, कुछ खाद्य पदार्थों में हमारे अंदर गया और बाकी जो बचाओ भूमिगत पानी में जाकर नाइट्रेट हो गया। आज पीने का पानी भी नहीं। आने वाली पीढ़ियां आप और हमें कैसे माफ करेंगी, इस पर विचार करना चाहिए। और इसका विनाश कितना हुआ इसको सुनो भाई। वो अखबार की एक वो दिखाना वीडियो बंधु, एक आपके यहां से अखबार निकलता पूरे देश में, दैनिक भास्कर। देखो इसको पढ़ो ध्यान से। अब इसके हेडिंग को पढ़ो, पढ़े लिखे आदमियों पढ़ो, एक बार पढ़ो ध्यान से। आगे समझ में। ये पैदा कर रहे हैं आज हम। दैनिक भास्कर अखबार ने कुछ साइंटिस्ट लेके 105 मालाएं ली, 105। और मेरी यहां बहनें बैठी, ध्यान से सुनो, और भाइयों जिम्मेदार लोग हुआ। 105 माताओं का दूध लिया जो अपने बच्चों को पिलाती थी, नवजात बच्चों को, क्या समझ के कि मैं अमृत पिला रही हूं। 105 में से एक भी माता नहीं बची जिसके दूध में यूरिया नहीं था, जिसके दूध में डिटर्जेंट नहीं था, जिसके दूध में कीटनाशक जंतुनाशक नहीं थे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट फ्रंट पेज की है, यूं ही नहीं छापी जाती। और ऐसी सैकड़ों कटिंग है मेरे पास, समय अभाव में मैं नहीं दिखा पाऊंगा। आप इस एक को ही समझ लो। जितने जिम्मेदार हम यहां बैठे हैं, ये प्रमाण है कि हम खेतों में क्या पैदा कर रहे हैं। आज गाय भैंस में भी कैंसर आ गया, गाय भैंस के दूध में भी यही यूरिया, सब कुछ उसमें भी आ गया। और हम जुटे पड़े हैं उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ। और ये बढ़ाओ तो सही, मौत भी तो साथ आएगी। इसको हटाओ भाई। अब अगली बात, मैं निवेदन करता हूं मेरे किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में धरती की उर्वरा शक्ति एकदम बढ़ेगी। उत्पादन कम होने का सवाल ही पैदा नहीं है। उत्पादन क्यों कम है इसको मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। क्योंकि आपने सारे खेत के केचुए मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, मित्र कीट मार दिए। प्राकृतिक खेती जो है वो शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। इसमें जितने सूक्ष्म जीवाणु धरती में होंगे, जितना केचुआ होगा, वो सारा धरती को मुलायम करेगा, उसमें वो छिद्र करेगा, धरती में ऑक्सीजन जाएगा, पानी वर्षा जल उसमें जाएगा और वो ऑर्गेनिक कार्बन को नियमित बढ़ाने का काम करेंगे। अब वो तुमने मार दिए और उसका परिणाम धरती पत्थर बन गई।
बंजर बन गई। अब भारत की धरती पानी नहीं पीती वर्षा का। हो क्या रहा है ये प्रैक्टिकल दूसरा वीडियो दिखाओ भैया, ये और वीडियो देखो, ये सत्य घटना है और ये एक गांव की हमारी नहीं है। मैंने देश के अनेक जगह पर, वो दूसरा वीडियो दिखा भाई, ये देखो ध्यान से। 24 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़, सारा धरती को मुलायम करेगा, उसमें वो छिद्र करेगा, धरती में ऑक्सीजन जाएगा, पानी वर्षा जल उसमें जाएगा और वो ऑर्गेनिक कार्बन को नियमित बढ़ाने का काम करेंगे। अब वो तुमने मार दिए और उसका परिणाम धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। अब भारत की धरती पानी नहीं पीती वर्षा का। हो क्या रहा है ये प्रैक्टिकल दूसरा वीडियो दिखाओ भैया, ये और वीडियो देखो, ये सत्य घटना है और ये एक गांव की हमारी नहीं है। मैंने देश के अनेक जगह पर, वो दूसरा वीडियो दिखा भाई, ये देखो ध्यान से। 24 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा छिद्र नहीं कर पाया और दूसरी जगह जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि यह जमीन इतनी कठोर क्यों है। क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं क्या वो भी जमीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। बंद कर दो भैया, इसको बंद कर दो। आपकी समझ में आई? अब देखिए, जिस धरती में रासायनिक खेती थी वहां ड्रिल मशीन 2 इंच से ज्यादा छिद्र नहीं कर पाई और जिस धरती में मैं प्राकृतिक खेती करता हूं उसमें ड्रिल मशीन रखते ही 2.5 फीट अंदर चली गई और उस मिट्टी की गुणवत्ता का अंतर, वो धूल उड़ रही थी और मेरी मिट्टी यूं खिल रही थी। इसका कारण क्या है? भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं,
आने वाली पीढ़ियों का खेती तो दूर, पीने का पानी नहीं छोड़ के जाओगे जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। ये हमारे खेत में नहीं घटना, पूरे देश में मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराए और ये ड्रिल मशीन मैंने एक यूनिवर्सिटी से कह करके परीक्षण कराए। पूरे देश में 1 फुट धरती ऊपर तो ठीक ठाक दिखती, क्योंकि उसमें अब जुताई करते हैं। उसके नीचे धरती सीमेंटेड हो चुकी है, पत्थर बन गई है। आपके राजस्थान के रेगिस्तान में भी बारिश होती तो धरती पानी नहीं पीती। क्यों? क्योंकि पानी पीने का काम धरती जब मुलायम होती थी तब करती थी। और उसका अगला कारण देखो भाई, अगला एक वीडियो और दिखा, फिर मैं समाप्ति की ओर आता हूं, काफी समय हो गया। अगला और देखो ध्यान से। आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। ये हमारा फार्म है, देखिए आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का ये है, देखो बुलबुले, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती मां के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती मां के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बंद कर दो भाई, इसके लिए लंबी बंद कर दो। किसान भाइयों, देखा, बोलो थारे खेत में है क्या? है ये केचुआ? अरे यही तो थारा मित्र था, ये आपने मार दिया। अब ये केचुआ कैसे काम करता है? साइंटिस्ट आपको आए दिन बोलते हैं आपके खेत में फास्फोरस की कमी है, ये जिंक की कमी है, पोटास की कमी है। ये आपके ही खेत में कमी क्यों, जंगल में क्यों नहीं है? ये आपके खेत में इसलिए बर्बादी हो गई कि यही केचुए और सूक्ष्म जीवाणु थे जो धरती के पौधों के भोजन बनाते थे। ये केचुआ देखो यूं जाता धरती में, दूसरे से आता, इससे जाता, इससे आता है। 10 फुट तक धरती को ऑक्सीजन मिलता है। एक केचुआ अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है और बूढ़ा होके मरता है तो अपना शरीर बलिदान करता है, धरती के 17 प्रकार के पोषक तत्व की पूर्ति करता है। किसान भाइयों, जब ये धरती में नीचे से खनिज खाता है और पेट से वो मिट्टी निकालता है तो उसी खेत की मिट्टी से 6 गुना नाइट्रोजन है इसमें। इसकी मिट्टी में 9 गुना फास्फोरस है और 11 गुना पोटास है। और इतना परिवार ये देता है कि जो बिना पैसे का मजदूर, यही हमने मार दिया। अब मैं अंत में बहुत लंबी बात न करते हुए एक बात पूछना चाहता हूं। आप सबके घर में रसोई है क्या? नहीं है? अच्छा, रसोई में भोजन बनाने का सारा सामान है
उसमें दाल भी है, आटा भी है, घी चावल भी है, गैस भी है, सब कुछ है। यदि रोटी बनाने वाला ना हो तो भोजन बनकर अपने आप बाहर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। अरे सामान तो भोजन बनाने का सारा है, लेकिन बनाने वाला नहीं है तो भोजन अपने आप नहीं बनेगा। मेरे किसान भाइयों, ये जो जमीन है ना, धरती मां, ये पौधे की रसोई है, और उस रसोई में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर जो धरती में पौधे को चाहिए वो सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन वो जड़वत है, गांठ बनाए पड़ा, अपने आप पौधे का भोजन वो नहीं बनते। कैसे नहीं बनते? जैसे रसोई में चावल, आटा, दाल होते भी बनाने वाला नहीं है तो भोजन नहीं बनता। तो रसोई में भोजन कौन बनाता? मां, बहन, बेटिया, महाराज। और इस धरती में पौधे का कौन भोजन बनाता? सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ, मित्र कीट, ये होंगे तो ये उस खनिज को तोड़ते हैं, खाते हैं और भोजन पका के पौधे की जड़ को देते हैं। आपने पौधे का भोजन बनाने वाले ही मार दिए। यदि हमने अपना रसोईया ही मार दिया तो रोटी कौन बनावेगा? समझ में आ गई बात? तो ये है असली ज्ञान। और ये सूक्ष्म जीवाणु कहां से आएंगे? ये देसी गौ माता से आएंगे। मैंने 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रखे जो लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट। उनकी खोज है 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु। कितने? 300 करोड़ से ज्यादा। और देसी गाय जो स्वस्थ है 24 घंटे में लगभग 10 किलो गोबर देती, इतना ही गौमूत्र देती है। हम इसका तरीका है जो जीवाणु बढ़ाने का काम करते हैं, वो जैविक खेती में नहीं है। जैविक खेती में गोबर यूं का यूं डालते हैं। प्राकृतिक खेती में एक ड्रम में 200 लीटर में आप 24 घंटे गाय ने जो गोबर गौमूत्र दिया वो घोल के उसमें डाल दो। उसमें 150-2 किलो गुड़, 150-2 किलो दाल का बेसन और 2 मुट्ठी मिट्टी, और इसको 5-6 दिन घोलना। शाम सवेरे 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम। अब ये विज्ञान है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो में कितने होंगे भाई लोगों? बताओ। कहो हम किसान थोड़ा ही, लाला जी थोड़ा ही, हम किसान हैं, आप पे गिनती नहीं। मैं बताता हूं, गाय के 1 दिन के गोबर गोमूत्र में 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु, 30 लाख करोड़। और उस ड्रम में जब बेसन देंगे ना खाने को, प्रोटीन और बलवान बनेंगे। गुड़ देंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, बढ़ेंगे। और उस मिट्टी में मिलकर जामुन लगेगा। जैसे क्विंटल दूध में आप 50 ग्राम दही डाल दो, सवेरे दही बन जाता है। यह है कल्चर बनेगा। और कमाल है भगवान की व्यवस्था। देखिए, इस ड्रम में ये सूक्ष्म जीवाणु हर 20 मिनट में डबल होते हैं, यानी कि 30 लाख करोड़, अगले 20 मिनट में 60 लाख करोड़, अगले 20 मिनट में 120 लाख करोड़, और ये 72 घंटे तक बढ़ते हैं। ये साइंटिस्ट की खोज है। ये असंख्य होंगे। और जब ये खेत में पानी से, स्प्रिंकल से, ड्रिप से, खुले पानी में छोड़ोगे तो धरती के सूक्ष्म जीवाणुओं में मिलकर जामुन लगेगा। इनकी इतनी संख्या होगी, गिन नहीं सकते। इनमें सूक्ष्म जीवाणु ऐसे हैं जो आकाश में 78.5% नाइट्रोजन है, उसको खींचते हैं, भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं, और उन खनिज को तोड़ कर पौधे का भोजन बनाते हैं। अरे पौधा तो धरती से 1.5 से 2% लेता है, बाकी तो हवा और धूप से लेता है। तो मेरे किसान मित्रों, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ो। सरकार उसके लिए प्रबंध कर रही है। आपके ट्रेनिंग जितनी चलेगी, इसमें कोई खर्चा नहीं है, केवल लोगों को ट्रेनिंग देने का काम है। और प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग 1 दिन में मिल जाती है। इसमें खर्चा ही नहीं। जैविक खेती में भी खर्चा है, रासायनिक में भी खर्चा है। इसमें तो घर में एक गौ माता चाहिए और कोई जरूरत नहीं। बहुत लंबी बात मैंने यूं कर दी, तुम बहुत दूर से आए थे।
नहीं समझते तो यूं ही घूम फिर के चले जाते। अब समझ में आ गई कि नहीं बोलो? अच्छा, प्राकृतिक खेती करोगे कि नहीं? भाई सारे में मत करो, एक काम करो, प्रधानमंत्री जी जैसे बोलते हैं, उनकी बहुत चिंता है, रात दिन वो किसान की भलाई के लिए अनेक योजनाएं लाते हैं। अब प्राकृतिक खेती के लिए आपको आह्वान करते हैं, आपके पास जितनी धरती है उसके एक हिस्से में कर लो, 3 हिस्से में जो डालना डालते रहो। अरे अपने पोते पोतिया ने तो खिला लो जहर रहित, उन्हें तो बीमारी से बचाओ। आप इतने में करोगे, धीरे धीरे पता लग जाएगा भाई ये जिंदा चीज है, फिर सारे में कर लेना। मैंने 5 किले में शुरू करी थी अपने खेत में, आज मैं 180 किले में करता हूं। 40 लाख किसान इस समय प्राकृतिक खेती देश में करते हैं। आप इस ओर बढ़ो, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल महोदय का, कैलाश भाई चौधरी, हमारे भागीरथ जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष, इन सब नेताओं का, जिन्होंने इतनी गर्मी में, और आपने भी भाई कमाल किया, भी उठियो मत ना, आज तपस्या करो, भी मुख्यमंत्री जी ने भी बोलना है। आप सबसे मेरा निवेदन है, ये देखी दिखाई बात नहीं है। धरती पे जो मैंने किया और लाखों लोग जो कर रहे, उसका लाभ हमारे राजस्थान के बहादुर किसानों को मिलना चाहिए। ये तो वीर भूमि है, आपका संदेश देश में फैलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।